हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिशन शिक्षा। इस चैनल पर शिक्षा शास्त्र से जुड़ी हुई जानकारियों को वन बाय वन करके साझा किया जा रहा है। दिस इज़ अनामिका। आज की ये क्लास यूजीसी नेट के एजुकेशन पेपर 2 के साथ साथ पेपर 1 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। साथ में पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर हायर, DSSB और सीटेट आदि सभी प्रतियोगी जो भी टीचिंग से जुड़ी हुई प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जिनमें भी शिक्षण के मॉडल से संबंधित या टीचिंग से संबंधित जो भी अगर उसमें सिलेबस में टॉपिक कवर किया जा रहा है, तो आज की क्लास उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत टीचिंग मॉडल्स की चर्चा हम कर रहे हैं और पिछले वीडियो में टीचिंग मॉडल्स में रॉबर्ट ग्लेसर के बेसिक टीचिंग मॉडल की हमने चर्चा की थी। आज की हमारी चर्चा का विषय होगा रिचर्ड सचमैन के परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान यानी इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल की। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल आजकल परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। परीक्षाओं की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए आज के हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपको क्लास हमारी पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से आप अपने विचारों को साझा कीजिएगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम नाम देख लेते हैं। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, इंग्लिश में तो इसका नाम हमें यही मिलता है, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, लेकिन हिंदी में हमें ट्रांसलेशन में इसके नामों में वेरिएशन मिल जाता है। तो हम इसे परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान या परिपरीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान या पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान, इस तरह से कई नामों में हम इसे देख सकते हैं। बेहतर होगा कि हम इस नाम को इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल इंग्लिश में जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे। अगर हम इसके प्रतिपादक की चर्चा करें, प्रोपाउंडर, तो यहाँ पर क्या है, रिचर्ड सचमैन ने ये मॉडल विकसित करा था 1966 में। अब यहाँ पर क्या है, कहीं कहीं पर मुझे 1966 की जगह इस मॉडल के विकास को 1962 भी पढ़ने को मिला था, लेकिन ऑथेंटिक तरीके से अगर हम डॉक्टर कुलश्रेष्ठ जी की बुक से अगर अपना ये उठाएं टॉपिक, तो कुलश्रेष्ठ जी की बुक में 1966 दिया हुआ है, तो हम इसे ही लेकर चलेंगे। तो रिचर्ड सचमैन ने 1966 में इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल का प्रतिपादन किया था। उन्होंने जब ये मॉडल दिया था तो उस टाइम पर इन्होंने इसे भौतिक विज्ञान के शिक्षण के लिए दिया था, यानी फिजिक्स पढ़ाने के लिए उन्होंने इस मॉडल को डेवलप करा था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए इसे भौतिक विज्ञान से अन्य सभी विषयों में भी धीरे धीरे करके प्रयोग किया जाने लगा। तो आज क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है वास्तव में। अब अगर हम ये चर्चा करें कि ये होता क्या है, अगर हम इसके नाम में देखें तो पूछताछ प्रशिक्षण है। तो अगर इसका नाम भी अगर हम पकड़ के चलते हैं तो ये क्या है, ट्रेनिंग देने का मॉडल है। इसमें छात्रों को क्या किया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है। और ट्रेनिंग किस बात की, पूछताछ करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। यानी इसमें बच्चों के पूछताछ यानी जांच पड़ताल और प्रश्न पूछने, इस तरह के प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने के लिए, कौशल को बढ़ावा देने के लिए ये मॉडल जो है विकसित किया गया है। अगर हम यहाँ पर चर्चा करें कि परीक्षा क्या है, परीक्षा मतलब इंक्वायरी क्या है ना, उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर क्या है, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल आधुनिक टीचिंग मॉडल, जो भी मॉडर्न टीचिंग मॉडल है उसके अंतर्गत सूचना प्रक्रम मॉडल के अंतर्गत ये सम्मिलित होता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टीचिंग मॉडल, रॉबर्ट ग्लेसर का जो टीचिंग मॉडल था वो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में था, और यहाँ पर भी क्या है, ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टीचिंग मॉडल में आ रहा है। रिचर्ड सचमैन के अनुसार क्या है, परीक्षा अर्थ का विश्वास है और वह किसी विशेष के चेतन अवस्था के विभिन्न पहलुओं में और उनके मध्य एक नई संबद्धता पाने की इच्छा से प्रेरित होता है। परीक्षा अर्थ का विश्वास है। यहाँ पे ये जो वर्ड है विश्वास, ये क्या है, इसकी इंग्लिश अगर हम देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ट्रांसलेशन की वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। इंक्वायरी इज द परस्यूट ऑफ मीनिंग। यहाँ पर ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है टू चेज, पीछा करना, या एम, लक्ष्य किसी चीज़ का।
तो यहाँ पे क्या है, परस्यूट ऑफ मीनिंग का मतलब होता है अर्थ का पीछा करना, यानी अर्थ की खोज करना। हम यहाँ पे इसके अर्थ को अगर समझें तो इंक्वायरी क्या है, किसी की भी अर्थ की खोज करने के लिए हम क्या करते हैं, अर्थ के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अगर हम उससे जांच पड़ताल करते हैं, उसे यहाँ पे इंक्वायरी कहा जा रहा है। तो यहाँ परस्यूट का मीनिंग यहाँ पे विश्वास कम, पीछा करना हम कह सकते हैं, या लक्ष्य की तरफ उन्मुख होना हम इसे कह सकते हैं। तो इंक्वायरी इज द परस्यूट ऑफ मीनिंग एंड दैट इट इज मोटिवेटेड बाय द डिजायर टू ऑब्टेन ए न्यू लेवल ऑफ रिलेटेडनेस। यहाँ पे क्या है, ये कहने चाह रहे हैं कि कोई व्यक्ति है जो चेतन अवस्था में, उसके अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज़, बहुत सारे पहलू चल रहे हैं, और वो क्या चाहता है, उन पहलुओं के मध्य संबंध बनाना चाहता है कि उनके बीच में क्या संबंध है। ये जानने के लिए जिस तरह के अर्थ के पीछे वो चल रहा है उसे ही हम पृच्छा कहेंगे। फिर से देखते हैं, पृच्छा अर्थ का विश्वास है, वो किसी विशेष के चेतन अवस्था के विभिन्न पहलुओं में और उनके मध्य, यानी कि पहलू अगर दो हुए तो उनके मध्य में संबद्धता जानने के लिए, या अगर उसके चेतन अवस्था में कई सारे पहलू चल रहे हैं तो उन कई सारे पहलुओं के बीच में संबद्धता क्या है, ये संबद्धता पाने की इच्छा से प्रेरित होकर के वो क्या कर रहा है, पृच्छा कर रहा है। आई होप कि आपको यहाँ पर पृच्छा का अर्थ क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये जो टीचिंग मॉडल है ये क्या मान्यता लेकर के चल रहा है, हम पूछताछ में प्रशिक्षण देने की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वास्तव में इसके पीछे क्या मान्यताएं हैं, क्या एजम्पशन हैं। ये मॉडल ये मान के चलता है कि विद्यार्थियों में जिज्ञासा होती है। सचमैन का विश्वास है कि विद्यार्थियों में क्या होती है, जिज्ञासा होती है, और सही बात भी है। और उस जिज्ञासा की संतुष्टि के लिए, जब बच्चों में जिज्ञासा होती है तो जिज्ञासा की संतुष्टि के लिए वो क्या करते हैं, पूछताछ करते हैं, और तब उस पूछताछ की प्रक्रिया में उन्हें आनंद की अनुभूति होती है और पूछताछ के कौशल का विकास होता है। ये वैज्ञानिक विधि पर आधारित है, वैज्ञानिक धारणा पर आधारित है, और उसके बाद ये करता क्या है, वैज्ञानिक विधि पर आधारित होने के लिए ये विद्वतापूर्ण पूछताछ को प्रोत्साहित करता है। स्कॉलरली इंक्वायरी, विद्वतापूर्ण पूछताछ को ये क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। यहाँ पे पूछताछ को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है कि बच्चे खुले तौर पे बड़े ही स्वतंत्रता के साथ अपने प्रश्नों की जांच पड़ताल करें, अपने अंदर जो भी उनको जो भी समस्यात्मक परिस्थितियां दी गई हैं उन समस्यात्मक परिस्थितियों को समझने के लिए उन्मुक्त होकर के वो प्रश्न कर सकें, इसलिए उनको पूछताछ की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। और ये स्वतंत्रता देने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो किसी भी तरह की बातें करेंगे, किसी भी तरह का प्रश्न पूछेंगे। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, अनुशासित ढंग से प्रश्न पूछने के लिए उनको प्रेरित किया जा रहा है, यानी उनके अंदर एक बौद्धिक अनुशासन विकसित किया जा रहा है कि वो प्रश्न करें, और वो प्रश्न किससे संबंधित होगा, उसी समस्या से संबंधित होगा, उसी के इर्द गिर्द वो घूमेगा। तो अनुशासित ढंग से प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है और प्रशिक्षित करता है ये इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम समझने का प्रयास करें कि वास्तव में इस पूरी परिघटना में, इस पूरे मॉडल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो बच्चे यहाँ पे क्या होते हैं, बच्चों का समूह है, और टीचर की यहाँ पे रोल बढ़ता है कि टीचर को चाहिए कि यहाँ पे क्या है, वो कुछ एक समस्यात्मक परिस्थिति या कोई वातावरण ऐसा उत्पन्न करे जिससे बच्चों को एक पजलिंग सिचुएशन जो है वो बन जाए। अब उस समस्या को समझने के लिए, क्योंकि बच्चों के अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, ये इसकी मान्यता है, तो उस समस्या का समाधान करने के लिए, उस परिस्थिति को समझने के लिए बालक क्या करते हैं, तरह तरह के प्रश्न करेंगे, और उन प्रश्नों का उत्तर टीचर देगा, लेकिन समस्या के समाधान वाला उत्तर वो नहीं देगा, बल्कि समस्या को समझने के लिए वो तरह तरह के प्रश्नों का उत्तर देगा, और वो उत्तर हाँ या ना में देगा। और देते हुए फिर धीरे धीरे बच्चों के अंदर क्या है, स्वयं वो परिस्थितियों की खोज करेंगे, उस समस्यात्मक परिस्थितियों की जो भी बातें हैं, समस्या को अच्छी तरह से समझना, जानना, और फिर उसको अच्छी तरह से जानने के बाद वो उसका विश्लेषण करते हैं,
और वो क्या करते हैं, विश्लेषण करने के बाद फिर एक ज्ञान अपने अंदर विकसित कर लेते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे क्या है, बालक स्वयं अधिगम के लिए यहाँ पे प्रेरित किया जा रहा है, स्वयं ही खोजपूर्ण परिस्थितियों में बालक को यहाँ पे डाला जा रहा है। अगर हम चर्चा करें कि यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल यानी कि पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान के तत्व क्या हैं, तो पहले भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी टीचिंग मॉडल में एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं उसके, और यहाँ पे क्या है, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के जो तत्व हैं उनको हम 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फोकस, उद्देश्य, सिंटैक्स उसका क्या होगा, संरचना। फोकस मतलब इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल का फोकस क्या है, किस उद्देश्य के तहत ये मॉडल चल रहा है। संरचना, सिंटैक्स का मतलब है कि जब इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल की प्रोसेसिंग होगी तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन प्रतिक्रिया सिद्धांत का मतलब है कि टीचर को कैसा रिएक्ट होना चाहिए बच्चों के साथ, और बच्चों को भी कैसा रिएक्ट होना चाहिए टीचर के साथ, इसे हम प्रतिक्रिया सिद्धांत बोलते हैं। सोशल सिस्टम यहाँ पे कैसा होगा और इसका सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे कैसा होगा। आइए चलिए हम इनके एक एक एलिमेंट्स के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल का फोकस किस बात पे होता है, तो जैसा कि इसका नाम है कि पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान, तो इसका पूरा फोकस जो है बच्चों को इंक्वायरी में ट्रेनिंग देने के लिए ही होता है। तो यहाँ पर हम सचमैन के शब्दों में देख लेते हैं कि इस मॉडल का क्या उद्देश्य है, फोकस क्या है। परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का लक्ष्य छात्रों में खोज और आंकड़ों के विश्लेषण में दक्षता और कौशल विकसित करना है। यहाँ सीधा बात यहाँ पे उन्होंने सीधी बात कह दी है कि ये क्या है, छात्रों में खोज और आंकड़ों के विश्लेषण में दक्षता प्रदान करना, कौशल विकसित करना जो है यही इसका लक्ष्य है। और ये कार्य क्यों करना है, जिससे वे स्वयं घटनाओं की व्याख्या कर सकें। कोई भी घटना है उस घटना की व्याख्या बच्चे स्वयं कर पाएँ, उनमें विभिन्न तत्वों के पारस्परिक संबंध खोज सकें और सत्यता का पता लगा सकें। तो कोई भी घटना घटित हुई है, उस घटना में कितनी सत्यता है या नहीं है, उस घटनाओं के बीच में जो तरह तरह के यहाँ पे तत्व हैं, उन तत्वों के बीच में क्या संबंध है, और संबंध के आधार पर वो क्या करेंगे, इनकी घटनाओं की वो व्याख्या करने में सफल हो सकेंगे और किसी भी घटना के सत्य या असत्य होने की वो जांच कर सकेंगे। तो यही क्या है, इस पूरे मॉडल का उद्देश्य है रिचर्ड सचमैन के अनुसार। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर फोकस को और अधिक समझने का प्रयास करें तो ये पूरा मॉडल करता क्या है, छात्रों को इस तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है कि कोई भी समस्यात्मक परिस्थिति हो, उस समस्यात्मक परिस्थिति से संबंधित बच्चा प्रश्न पूछने का कौशल विकसित कर सके। यहाँ पर प्रश्न विद्वतापूर्ण तरीके से पूछने के लिए ही ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है। वास्तव में प्रश्न पूछना भी एक कला है, एक कौशल है, तो उसी कौशल के विकास पे यहाँ पे जोर दिया जा रहा है वास्तव में। और ये पूरा मॉडल जो है प्रश्न पूछने पर आधारित है। समाधान, समस्या का समाधान तो यहाँ पे किया जा रहा है, लेकिन मेन फोकस यहाँ पे प्रश्न पूछने पे किया जा रहा है। तो समस्या का समाधान बालक स्वयं करेगा, खोज करेगा वो, यही उसका क्या है, उद्देश्य है। हम इसके सिंटैक्स की अगर चर्चा करें तो इसके सिंटैक्स में सबसे पहले आप समझिए कि सिंटैक्स क्या होता है, कोई भी मॉडल किस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा, यही उसका सिंटैक्स होता है। तो इस वाले टीचिंग मॉडल को परफॉर्म करने के लिए, इसके द्वारा किसी टॉपिक या समस्या को क्लियर करने के लिए 1 घंटे की पूरी अवधि जो है वो तय की गई है कि 1 घंटे के शिक्षण काल पर ये आधारित है। उस 1 घंटे में क्या क्या जो है गतिविधियां यहाँ पर होने वाली हैं, उन सभी गतिविधियों को हम लोग क्या करेंगे, 5 चरणों में यहाँ पर विभाजित कर देंगे। तो रिचर्ड सचमैन ने इसके सिंटैक्स को 5 फेजेस में, 5 चरणों में जो है विभाजित किया है, फेज़ 1, 2, 3, 4 एंड 5।
और जून 2024 के पेपर में यही रिचर्ड सचमैन परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान के सिंटैक्स से क्वेश्चन आया था कि इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के सिंटैक्स को अरेंज करिए, उनके मतलब क्रम के अनुसार उसको रखना था। तो अगर हम यहाँ पर इसके क्रम की जो है चर्चा करें तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, समस्या का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, इनकाउंटर विद द प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पे इनकाउंटर विद द प्रॉब्लम, जो मॉडल है, मॉडल में तो यही वर्ड यूज़ हुआ है, इनकाउंटर विद द प्रॉब्लम, यानी कि समस्या के साथ क्या हो, आमना सामना हो। लेकिन पेपर में इसकी जगह पे इनकाउंटर विद द प्रॉब्लम की जगह कन्फ्रंटेशन विद पजल वर्ड जो है आया था। तो कन्फ्रंटेशन का भी यही मतलब हुआ है, आमना सामना। देखिए फ्रंट, कन्फ्रंट का मतलब होता है किसी से आमना सामना होना, कन्फ्रंटेशन विद पजल। तो क्या है, कोई भी समस्यात्मक परिस्थिति होगी, पहले उस समस्यात्मक परिस्थिति को बनाया जाएगा, बच्चों के सामने उसको प्रस्तुत किया जाएगा, किसके द्वारा, शिक्षक के द्वारा। तो ये पहला स्टेप होगा इनके टीचिंग मॉडल का कि सबसे पहले तो बच्चों को एक ऐसी परिस्थिति में डालिए जिससे कि वो उस परिस्थिति में उलझ जाएं और फिर अब उसमें वो पजल की एक सिचुएशन बन जाए जिसके कि को जानने के लिए बच्चे के अंदर क्या है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति तो होती ही है, और उसको जानने के लिए, समझने के लिए और उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए बच्चा जो है वो अभिप्रेरित हो जाए, और वही हमारा जो है उद्देश्य है। तो पहले चरण में क्या करेंगे, हम प्रस्तुतिकरण करेंगे। फिर फेज़ 2 क्या है इसका, आंकड़ा एकत्रीकरण सत्यापन। तो आंकड़ा यहाँ पे क्या है, डाटा गैदरिंग की जाएगी। डाटा गैदरिंग के 2 स्टेप होते हैं, आंकड़ा एकत्र करने के यहाँ पे क्या है, 2 स्टेप हैं। एक स्टेप यहाँ पे सत्यापन का होगा और तीसरा जो फेज़ 3 में है ये भी डाटा गैदरिंग है, आंकड़ा एकत्रीकरण है, यहाँ पे प्रयोग है, एक्सपेरिमेंटेशन है। तो अब फेज़ 2 और फेज़ 3 में डाटा गैदरिंग तो दोनों में है, लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे क्या है, इस फेज़ 2 का जो डाटा गैदरिंग है इसमें बच्चे जो हैं वो समस्यात्मक परिस्थितियों को समझने के लिए शिक्षक से प्रश्न कर रहे हैं। उस परिस्थिति को समझने के लिए तो जो शिक्षक जिस तरीके से उनको यस या नो की कंडीशन में जो आंसर देता है उसको जो है वो वेरिफिकेशन सत्यापन कहते हैं। और इस वाले डाटा गैदरिंग, जो फेज़ 3 में जो डाटा गैदरिंग है, इसमें क्या हो रहा है, बच्चे अब इस परिस्थिति में अब प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे शिक्षक नहीं कर रहा है प्रयोग, अब यहाँ पे छात्र कर रहे हैं। यहाँ इस वाले कंडीशन में क्या है, छात्र शिक्षक से प्रश्न कर रहे हैं, और इस वाली कंडीशन में छात्र क्या है, प्रयोग कर रहे हैं। तो दोनों में ही आंकड़े ही एकत्र किए जा रहे हैं, लेकिन उन आंकड़ों का स्वरूप जो है वो दोनों में अलग अलग है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर फेज की ही चर्चा कर लें, क्योंकि फेज ये सिंटैक्स के जो यहाँ पे चरण है, इन्हीं चरणों को ही पूछा गया था। तो इनकाउंटर विद द प्रॉब्लम, डाटा गैदरिंग वेरिफिकेशन, डाटा गैदरिंग एक्सपेरिमेंटेशन। फिर है फेज 4 में सूचनाओं का संगठन, निर्माण और व्याख्या। ऑर्गेनाइजेशन वर्ड लिख करके आया था पेपर में, ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मुलेटिंग एंड एक्सप्लेनिंग, फॉर्मुलेटिंग एंड एक्सप्लेनिंग, यानी यहाँ पे क्या करना जाएगा, जो भी सूचनाएं हुई हैं उन सूचनाओं को संगठित किया जाएगा, उन सूचनाओं से जो है निर्माण किया जाएगा, और फिर उससे जो भी नॉलेज निकल करके आ रही है, जो भी ज्ञान या परिस्थिति समस्या के समाधान से जो संबंधित जो भी बात निकल कर आ रही है उसकी क्या की जाएगी, व्याख्या की जाएगी। और फेज़ 5 है पूछताछ प्रक्रिया का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ द इंक्वायरी प्रोसेस। अब हम ये 5 जो फेजेस हैं, पहले तो इनका नाम हमें याद करना है, और नाम होने के बाद अब ये एक एक फेज़ में यहाँ पे क्या क्या जो है बातें कही जा रही हैं, क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, हम उनको समझते हैं। सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे समस्या का प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। समस्या के प्रस्तुतिकरण यानी इनकाउंटर विद द प्रॉब्लम। इस वाले चरण में क्या होगा कि शिक्षक क्या करेगा, सबसे पहले बच्चों के सामने वो क्या करेगा, एक समस्यात्मक परिस्थिति को प्रस्तुत करेगा, और इस पूरे प्रक्रिया में क्या क्या स्टेप्स आने वाले हैं, बच्चों को इस पूरी प्रक्रिया को वो समझाएगा कि कैसे कैसे आपको क्या कार्य करने हैं। तो ये वाला पहले ही फेज़ में आ जाता है, और इस 1 घंटे के पूरे जो है शिक्षण काल में समस्या के प्रस्तुतिकरण में बता दिया जाएगा कि आपको इतना समय दिया जाएगा इस कार्य के लिए और इतना समय इस कार्य के लिए।
यहीं पे शिक्षक जो है पहले समस्या बता देगा बच्चों से और उसके बाद क्या करेगा वो शिक्षक कहेगा छात्रों से कि आप इससे जो है कुछ प्रश्नों के निर्माण करें और उन प्रश्नों को आप मुझसे पूछें, लेकिन प्रश्न सिर्फ इसी तरीके से डिज़ाइन होने चाहिए कि उनका आंसर मुझे सिर्फ यस या नो में देना हो। अगर छात्र इस तरह का कोई प्रश्न करें जो कि आंसर यस नो में नहीं दिया जा सके तो शिक्षक क्या करेगा, टीचर कहेगा उनसे कि आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से फ्रेम करें, इस क्वेश्चन का पैटर्न आप चेंज करें ताकि मैं इसका आंसर यस नो में दे सकूं। तो इस प्रक्रिया को पहले बच्चों के सामने पूरी समझा दी जाती है, समस्यात्मक परिस्थिति में उनको उलझा दिया जाता है। अब बच्चे क्या होते हैं, वो अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण क्या हो जाते हैं, मोटिवेटेड हो जाते हैं और वो तरह तरह के प्रश्नों को पूछते हैं। अब यहीं से क्या हो जाता है, दूसरा स्टेप शुरू हो जाता है। तो पहले स्टेप में क्या है, पहले वो प्रेजेंट किया गया, किसी पजल के सिचुएशन से उनका आमना सामना हुआ और फिर उसमें क्या है, शिक्षक पूरा बताएगा प्रक्रिया को कि आपको किस तरीके से यहाँ पे क्या क्या काम करने हैं, आपको मुझसे प्रश्न करने हैं, फिर उन्हीं प्रश्नों से आधार पे आपको जो है निष्कर्ष वगैरह सब कुछ अपने आप खोजना है। आप टीचर साफ साफ ये कह देगा कि मैं जो है आपको समस्या का समाधान डायरेक्ट नहीं बता रहा, समस्या का समाधान तो आपको स्वयं खोजना है। बस उससे समस्या को समझने के लिए अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो उससे संबंधित आप प्रश्न हमसे कर सकते हैं। तो फेज़ 2 में अब क्या होगा, अब सिचुएशन बच्चों के जो है एक्टिविटी अब यहाँ से शुरू हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डाटा गैदरिंग, वेरिफिकेशन। अब यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, टीचर से उस समस्या से संबंधित तरह तरह के प्रश्न करना शुरू करेंगे और इस प्रश्न का उत्तर जो है यस नो में दिया जाएगा। ये वाला स्टेप पूरे आधे घंटे तक चलने वाला है, यानी आधे घंटे तक बच्चे जो है वो टीचर से पूछताछ करेंगे, उस समस्या से संबंधित प्रश्नों को करेंगे और शिक्षक जो है उनका आंसर यस या नो में देगा। अगर यस नो में ना दिया जा सके आंसर को तो वो क्वेश्चन की फ्रेम चेंज करने के लिए कहता है, उसके पैटर्न को बदलने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर यह बात हमेशा ध्यान रखनी है कि सीधे सीधे उसको समस्या का समाधान नहीं बताना है, क्योंकि समाधान बच्चे स्वयं निकालेंगे। तो सिर्फ समस्या को समझने में जो है और उसके समाधान कैसे निकलेगा, इस रास्ते को समझने के लिए टीचर क्या करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। अब उसके बाद फिर जब आधे घंटे तक ये पूरी प्रक्रिया हो जाती है, जिसमें डाटा गैदरिंग हो गया वेरिफिकेशन के लिए, तो अब यहाँ पे फेज़ 3 की शुरुआत होती है। अब फेज़ 3 में क्या करेंगे बच्चे, अब जो कोई भी सिचुएशन उनको यस नो के आधार पे जो प्रश्नों के उनके उत्तर मिले हुए हैं उनके आधार पे वो क्या कर सकते हैं, अब वो प्रयोग करना शुरू करेंगे। जो एक प्रयोग होता है एक्सपेरिमेंट के लेवल वाला प्रयोग, जो जिसमें कार्य कारण संबंधों की वो क्या करेंगे, जांच करेंगे। यहाँ पर क्या है, प्रयोग करने के लिए वो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, इसके लिए अब वो कार्य करना शुरू करेंगे, यानी कार्य कारण संबंधों की वो जांच करना शुरू करेंगे और फिर वो क्या करेंगे, अपने प्रयोग को परीक्षण करने के लिए, मतलब उनके जो है एक्सपेरिमेंट जो है वो शुरू करेंगे, वो जांच करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर क्या है, एक बात और ध्यान देने की है कि ये जो वेरिफिकेशन हो रहा है, जो छात्र शिक्षकों से प्रश्न कर रहे हैं, वो प्रश्न आपस में साथियों के बीच में वो परामर्श भी कर सकते हैं, यानी कि बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं वो आपस में भी एक दूसरे से वो पजल के सिचुएशन को एक दूसरे से समझ सकते हैं, लेकिन उसका आंसर भी यस नो में होना चाहिए और टीचर से भी वो क्वेश्चन करेंगे। और इसमें क्या करेंगे, वो एक्सपेरिमेंट अपना स्टार्ट करेंगे, अन्वेषण को अपना स्टार्ट करेंगे और उनके जितने भी ये सिचुएशन जो तत्व निकल करके आए, उन तत्वों के बीच में संबंधों की जांच करेंगे, क्या कारण निकल के रहे हैं, कोई भी परिस्थिति है, उस परिस्थिति को बनने के पीछे क्या कारण रहे होंगे, उन कारणों को जो है वो जांच करने का प्रयास करेंगे। अब इसके आधार पे कुछ डाटा गैदरिंग होगी, कुछ प्रदत्तों का यहाँ पे क्या होगा, संकलन होगा। तो फिर फेज़ 4 आ जाएगा, जब वहाँ पे क्या करेंगे, ये प्रदत्तों का संकलन कर लेंगे अपने प्रयोगों के आधार पे। तो अब वो क्या करेंगे, उनके आधार पे जो भी उनको सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जो भी आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं, उन आंकड़ों को वो ऑर्गेनाइज करेंगे, उनको संगठित करेंगे,
उनको क्रम से लगाएंगे और जो है वो उनकी निर्माण और व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। और इस काम में भी टीचर उनकी हेल्प करेगा। सभी जो भी आंकड़े निकल करके आए हैं वो आंकड़ों को क्रम से लगाना, उनके बीच संबंध को खोजने में टीचर उनकी हेल्प करेंगे। और वो जो है समस्या के जो आंकड़े निकल के आए उन आंकड़ों की वो क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे, जिसके आधार पर छात्र क्या करेंगे, इसको निर्माण की अवस्था में लेके जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, व्याख्या होने के बाद अब वो फेज 5 में जाएंगे। इसमें पूछताछ प्रक्रिया का क्या होगा, विश्लेषण होगा, एनालिसिस ऑफ द इंक्वायरी प्रोसेस। इसमें क्या होगा, अब वो सारी प्रक्रिया जो बच्चे फॉलो किए हैं उस पूरी प्रक्रिया को शिक्षक कहेगा कि आप इसको पूरी प्रक्रिया को क्या करिए, एनालाइज करिए कि आपने शुरू से लेकर के क्या क्या एक्टिविटी करी और इससे जो है क्या बातें निकल करके सामने आई हैं, एनालाइज करिए। और यहाँ पर इस बात की भी कंफर्मेशन की जाती है, इस बात की भी पुष्टि की जाती है कि जिस उद्देश्य के तहत हमने ये पूरी प्रक्रिया को संचालित किया है, क्या उस उद्देश्य की पूर्ति हो गई है। जो हम ज्ञान प्रदान करना चाह रहे थे, जिस सूचना को हम प्रदान करना चाह रहे थे, या परिस्थिति समस्या से संबंधित जिस तरह का समाधान की अपेक्षा हम बच्चों से कर रहे थे, क्या वो अपेक्षाएं हमारी पूर्ति हुई हैं या नहीं हैं। और यहाँ पे क्या है, पूरी प्रक्रिया की समीक्षा हो जाती है और उसके बाद फिर उसके निष्कर्ष को प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो ये वाली पूरी प्रक्रिया हो जाती है सिंटैक्स की कि ये पूरे मॉडल में क्या क्या चरण प्रस्तुत किए जाते हैं। हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम सबसे पहले टीचर्स जो है वो एक पज़ल के सिचुएशन बनाएंगे और उसको बच्चों के सामने प्रेजेंट करेंगे और बच्चों से उस पज़ल को कैसे सॉल्व करना है इसके पूरी प्रक्रिया की जानकारी यहाँ पे बच्चों को दे देंगे। और बच्चों से सीधी बात कह दी जाएगी कि आप इस समस्या से संबंधित सीधा सीधा हमसे समाधान नहीं पूछेंगे, लेकिन इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को आप हमसे पूछ सकते हैं जिसका आंसर येस नो में दिया जा सकता है। तो ये सारी बातें यहाँ पे समस्या में प्रस्तुतिकरण के साथ साथ सारी बातें यहाँ कंफर्म कर दी जाती हैं। फिर फेज 2 में क्या किया जाता है, अब बच्चे प्रश्न पूछना शुरू करते हैं जिसका आंसर टीचर करता है, लेकिन वो आंसर क्या होता है, सीधा सीधा ना होकर के येस नो में होता है। फिर थर्ड फेज में क्या हो जाता है, अब जैसे कि बच्चों के पास कुछ आंकड़े आ गए हैं, उन आंकड़ों के आधार पे अब नए ज्ञान की खोज करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे प्रयोग करना शुरू करते हैं। और उस प्रयोग के आधार पर अब जो उनको नए आंकड़े निकल करके आए हैं, फेज 4 में उन सभी आंकड़ों को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। टीचर हेल्प करेगा, उनके परिणाम को निकलवाएगा और उनकी व्याख्या करवाएगा। फिर क्या होगा, फेज 5 आएगा। अब इस पूरी प्रक्रिया का विश्लेषण किया जाएगा, पुष्टि की जाएगी कि जो आवश्यक ज्ञान था उसकी प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है। तो इस तरह से इस पूरे मॉडल का यहाँ पे समापन हो जाएगा। अब हम अगर चर्चा करें कि इस पूरे मॉडल प्रक्रिया के दौरान टीचर का रिएक्शन कैसा होगा, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन के अंतर्गत हम देखेंगे कि टीचर को यहाँ पर किस तरीके का रिएक्ट करना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पे पूरे अगर हम सिंटैक्स को समझ चुके हैं तो यहाँ पर बात ये कंफर्म हो जाती है कि टीचर को सबसे पहले तो यहाँ बच्चों के सामने एक पजल क्रिएट करने वाली सिचुएशन जो है वो रखनी है कि शिक्षकों को क्या करना है, छात्रों के सम्मुख समस्यात्मक परिस्थिति रखना है और समस्यात्मक परिस्थिति रखते हुए उनको क्या करना है, क्वेश्चन पूछने के लिए प्रमोट करना है, उनको मोटिवेट करना है कि आप हमसे प्रश्न करिए और उस प्रश्न पूछने का उनको पूरा अवसर प्रदान किया जाएगा। क्योंकि इस 1 घंटे के शिक्षण काल में आधे घंटे तो सिर्फ और सिर्फ प्रश्न पूछने के लिए दिया जा रहा है और बाकी सारी एक्टिविटीज़ आधे घंटे में कवर की जाएंगी। तो यहाँ पे पूरे अवसर दिया जा रहा है बच्चों को प्रश्न करने का। और साथ में यहाँ पर ये ध्यान देना है कि प्रश्न का जो समस्या उस समस्या का सीधा सीधा समाधान ना दे करके छात्रों उनको टीचर्स को क्या करना है, यस नो में आंसर देना है। तो यही इसका प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पर शिक्षकों के लिए। और छात्रों को किस तरह से रिएक्ट करना है, उन्हें जो है समस्या वही अभिप्रेरित करना है। और क्योंकि टीचर यहाँ पर मेन फोकस में टीचर है, इस पूरे मॉडल के सेंटर में जो है वो टीचर है और टीचर के इर्द गिर्द यहाँ पे बच्चे घूम रहे हैं। तो बच्चों को क्या करना है, जिस तरह का सिचुएशन यहाँ पे उनको जिस तरह के सिचुएशन में डाला जा रहा है उस सिचुएशन से संबंधित उनको प्रश्न करना है और प्रश्न ऐसा करना है जिसका आंसर यस नो में दिया जा सके।
और उसके साथ उनको जो है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप निकालनी है। अपने ही तरीके से उनको क्या करना है, अधिगम की खोज में जाना है और उस परिस्थिति से जुड़ी हुई सारी समस्या का समाधान उनको स्वयं निकालना है। तो प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन हो गया है। आगे हम इनकी चर्चा करेंगे कि इनका सोशल सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम कैसा है। तो इसके सोशल सिस्टम में अगर हम देखें, इसके सामाजिक प्रणाली में क्या है, यहाँ पे टीचर जो है, शिक्षक, वो क्या है, नेतृत्वकर्ता की भूमिका में है। शिक्षक क्या करता है, इस पूरी प्रक्रिया का वो नेतृत्व करता है, छात्रों को नेतृत्व प्रदान करता है। और यहाँ पर वो क्या होता है, इस पूरे सामाजिक प्रणाली पे जो नियंत्रण होता है वो टीचर का ही होता है। तो टीचर जो है वो नेतृत्वकर्ता और नियंत्रक की भूमिका में होता है। अब यहाँ पे क्या है, इस पूरी प्रक्रिया के जो है सेंटर पॉइंट में टीचर है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे छात्रों का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे क्या है, जो छात्र होते हैं वो क्या होते हैं, वो सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में होते हैं। क्योंकि छात्रों को हम लोग क्या कर रहे हैं, उन्हीं को हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो हमसे क्वेश्चन पूछें, और क्वेश्चनिंग स्किल का डेवलपमेंट हम यहाँ पर करना चाहते हैं। तो छात्र जो है वो किसी भी एक समस्यात्मक परिस्थिति का स्वयं समाधान करने के लिए वो खोज करते हैं। इसलिए छात्र यहाँ पे क्या है, वो सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में होते हैं। यहाँ पे शिक्षक और छात्रों के बीच में क्या है, सहयोग का खुला वातावरण होता है। क्योंकि शिक्षक ही है जो उसे क्या करते हैं कि पहले समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न करते हैं, फिर उन्हें क्या करते हैं, छात्रों को परीक्षा का अवसर प्रदान करते हैं। उसके बाद फिर जो तथ्य मिलते हैं उन तथ्यों के आधार पर वो उन्हें प्रयोग करने का अवसर प्रदान करते हैं। फिर वो उसके निर्माण, व्याख्या करवाते हैं, विश्लेषण करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, टीचर जो है छात्रों के साथ साथ उनको सहयोग प्रदान करने की भूमिका में लगे होते हैं। और सहयोग का यहाँ पे जो वातावरण है वो बड़ा ही उन्मुक्त और स्वतंत्र वातावरण यहाँ पे होता है। पूछताछ के लिए यहाँ पे स्वतंत्र अवसर प्रदान किए जाते हैं। यहाँ पे समान सहभागिता का तात्पर्य है कि शिक्षक भले ही यहाँ पे नेतृत्वकर्ता की भूमिका में है और इस पूरी सामाजिक प्रणाली में शिक्षक का नियंत्रण भी है, लेकिन इस सब के बावजूद भी शिक्षक को क्या है, छात्र के साथ सहभागिता का जो स्तर है, जो समानता के स्तर पर उनको सहभागी होना चाहिए। यानी इस पूरी प्रक्रिया में ऐसा नहीं है कि शिक्षक सेंटर पॉइंट है या लीड कर रहा है तो इसका मतलब है कि अब उसको कुछ भी करना ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ बातें करेगा। तो टीचर को क्या करना है, फुल यहाँ पर क्या है, सपोर्ट बैठाना है बच्चों के साथ। पूरी तरह से एक सामाजिकता यहाँ पे लेकर के हम चलने वाले हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसका सपोर्ट सिस्टम यानी इसकी मूल्यांकन प्रणाली किस प्रकार की होगी। तो इंक्वायरी टीचिंग मॉडल का जो सपोर्ट सिस्टम है, इसमें मूल्यांकन करने के लिए प्रयोगात्मक परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि यह पहले भी इस मॉडल का विकास मैंने पहले ही बताया कि ये क्या है, भौतिक विज्ञान के शिक्षण के लिए बनाया गया था, लेकिन क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसका बढ़ गया, जिसकी वजह से ये क्या है, अन्य विषयों में भी प्रयोग किया जाने लग गया। तो लेकिन यहाँ पे जो भी विषय प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो इसमें जो भी मूल्यांकन है वो प्रयोगात्मक परीक्षाओं के प्रयोग के लिए होगा। क्योंकि अगर प्रयोगात्मक परीक्षाएं नहीं हैं, प्रयोगात्मक परिस्थिति नहीं है, तो वो बच्चे प्रयोग कैसे करेंगे, जैसा कि इसके सिंटैक्स में फेज ही है पूरा प्रयोग करने का। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल कहाँ यूज़ होता है, इसका यूज़ कहाँ है, तो वैज्ञानिक विषयों के अध्ययन में ये विशेष रूप से उपयोगी है और छात्रों में ये जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करता है और उनके पूछताछ को वो क्या है, प्रोत्साहित करता है। छात्रों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करता है और सभी विषयों में उपयोगी है। तो जैसा कि यहाँ पे पहले बताया कि छात्रों को इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पे कि वो बौद्धिक स्तर के क्वेश्चन जो है वो पूछ सके और बौद्धिक अनुशासन के साथ उनके मानसिक जो प्रक्रियाएं हैं उनका विकास किया जाता है, ताकि वो प्रश्न पूछने का कौशल उनके अंदर विकसित हो जाए। ऐसा ना हो कि टीचर पढ़ा करके चला जाए और बच्चे जो है केवल निष्क्रिय श्रोता के रूप में रह जाएं। छात्र क्या है, छात्रों के मन में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बढ़े, उनको प्रश्न पूछने का जो है कौशल प्रदान किया जाए। यही इसका क्या है, उद्देश्य है और वही इसका उपयोग है। इसकी लिमिटेशंस कहाँ हैं, क्या सीमाएं हैं इस पूरे मॉडल की, तो जैसा कि हम बार बार यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, समस्यात्मक परिस्थिति होगी, बच्चों को प्रश्न करना है और प्रयोग करना है, विश्लेषण करना है। तो इन सारे में हम लिमिटेशंस ये हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है सभी विषयों के सभी प्रकरण को ये जो है
इस मॉडल के माध्यम से टीचिंग प्रोवाइड नहीं कराई जा सकती है, क्योंकि सभी विषय के सभी प्रकरण जो है वो प्रयोगात्मक परिस्थितियां अपने आप में नहीं रखते हैं, समस्यात्मक परिस्थितियां नहीं रखते हैं। यहाँ पे जो समस्यात्मक परिस्थिति होगी वो अनिवार्य है। कोई भी ये वाला मॉडल कोई भी उस तरह के समस्या के समाधान में उपयोगी है जहाँ पे कोई समस्यात्मक परिस्थिति हो, वहीं पे हम इस मॉडल को यूज कर सकेंगे। तो यहाँ पे इसकी क्या है, एक लिमिटेशन हो जाती है कि ये सभी तरह के विषयों के जो सभी तरह के टॉपिक्स होते हैं वो हर एक टॉपिकल जो है यहाँ पे प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो अनुसंधान सिर्फ वहाँ पे होगा जहाँ पे समस्यात्मक परिस्थिति होगी, जहाँ एक्सपेरिमेंट किया जा सकेगा। साथ ही यहाँ पे क्या है, इसको करने के लिए टीचर को क्या है, समस्यात्मक परिस्थितियाँ बनाने का जो कौशल होता है, टीचर को पूरी तरह से सक्षम होना यहाँ पे अनिवार्य है। हम इसको छोड़ नहीं सकते। अगर टीचर पूरी तरीके से यहाँ पे सक्षम नहीं होगा, एफिशिएंट नहीं होगा, तो वो इस पूरे मॉडल को अच्छी तरह से संचालित नहीं कर सकेगा। साथ ही इस मॉडल के माध्यम से क्या है, क्योंकि बच्चों को अवसर दिया जा रहा है कि वो स्वयं खोज करेंगे, स्वयं ही जो है इसको करेंगे, तो इसलिए ये प्रक्रिया क्या है, काफ़ी श्रम साध्य है और बच्चों के लिए जो है ये समय साध्य भी प्रक्रिया है। अब यहाँ पर लिमिटेशंस की तो हमने चर्चा कर ली और एक तरीके से पूरे इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल को हमने पढ़ लिया है। और इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल जिसे 1966 में रिचर्ड सचमैन ने दिया था, भौतिक विज्ञान के शिक्षण के लिए बनाया था, लेकिन फिर बाद में ये अन्य विषयों पर भी लागू हो गया। फिर साथ में यहाँ पे ये मान्यता है कि इसमें जिज्ञासु प्रवृत्ति बच्चों की होती है, जिसके कारण वो पूछताछ में आनंद का अनुभव करते हैं, इसलिए हम पूछताछ को यहाँ पे प्रोत्साहित करेंगे, यही इसका फोकस हो जाता है। फिर इसके सिंटैक्स हमने चर्चा कर ली, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन हमने चर्चा कर लिया, सोशल सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम हमने इसकी चर्चा कर ली। फिर इसके यूजेस क्या है, लिमिटेशन क्या है, वो भी हमने चर्चा कर ली। आगे हमारी चर्चा का विषय होगा कि यहाँ पे क्या है, जून 2024 में एक क्वेश्चन आया हुआ था इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल से संबंधित। इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं कि परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिरूप के निम्नलिखित वाक्य विन्यास यानी सिंटैक्स को क्या करना है, व्यवस्थित करना, ऑर्गेनाइज करना है। क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग सिंटैक्स ऑफ इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। तो इसमें क्या है, आप ऑप्शन देखिए कि पहले सिंटैक्स में क्या क्या दिए गए हैं। आंकड़ों का एकत्रीकरण, सत्यापन, डाटा गैदरिंग, वेरिफिकेशन। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन को पढ़ करके आपको लगेगा कि अभी हमने इसके स्टेप्स पढ़े हैं और इन्हीं स्टेप्स को बस क्या करना है, हमें ऑर्गेनाइज करना है, सही क्रम में सीक्वेंस से हमें इसको क्या करना है, लगाना है। दूसरा ऑप्शन है संगठनीकरण, व्याख्या, निर्माण करना, ऑर्गेनाइजिंग, फॉर्मुलेटिंग, एक्सप्लेनेशन। समस्याकारी स्थिति का सामना करना, कन्फ्रंटेशन विद द पजलिंग सिचुएशन। डाटा एकत्रीकरण, प्रयोग करना, डाटा गैदरिंग, एक्सपेरिमेंटेशन, प्रक्रिया का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ द प्रोसेस। तो हमने इसको पढ़ लिया है और यहाँ पे ये ऑप्शन है ADBEC, CA, DBE, DBEAC, CEBAD। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में हमें रिप्लाई करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।